नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी और उसकी भी कौन-सी यूनिट को हम करेंगे हिंदी उपन्यास। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हिंदी उपन्यास की जो भूमिका है, उनमें महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना है, हिंदी उपन्यास को आपको कैसे पढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सब के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बता देती हूँ कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, इस यूनिट को आपको कैसे कवर करना है। आपका जो पेपर 2 हिंदी है उसमें 10 यूनिट लगी हुई है और आपके जो उपन्यास हैं 6th यूनिट आपकी कौन सी आती है, हिंदी उपन्यास से संबंधित आती है, जिसमें आपके 13 उपन्यास आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं इनका कालक्रम आपको बताऊंगी, जन्म वर्ष बताऊंगी, साथ में इनकी जो भूमिका है, भूमिका में कौन कौन से फैक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बने हो और बनने की संभावना है, सभी को मैंने यहाँ पर रखा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बेटा आप लोगों को ये सब समझाने का प्रयास करूंगी कि आप लोग कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं सेकंड में या फिर थर्ड में आप इजिली क्या कर जाओगे, अपना पेपर क्लियर कर जाओगे। अगर आपकी पेपर 1 पर पकड़ है, यानी कि आप सब जानते हैं कि आपका एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है, जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो हिंदी का बच्चा है, मैथ का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, साइंस का तो पता नहीं भाई, आपका हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है उसके लिए तो वो पेपर जो कॉमन पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सबके लिए बराबर होता है, जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन आपका क्या आता है, ये आईसीटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, वहां पर डीआई मैथ पूछा जाता है, हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट, ये सब टॉपिक वहां पर कवर किए जाते हैं। अगर आपकी फर्स्ट पेपर पर पकड़ है तो आप इजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ क्लियर कर लोगे। अगर आपकी मतलब डीआई और मैथ पर पकड़ नहीं है तो भी बेटा आप क्या कर सकते हो, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, जीआरएफ अपने अवार्ड लेटर अपने हाथ में ले सकते हो। जैसे कि मेरी खुद की मैं अपनी कमी बताती हूँ आप लोगों को, मुझे डीआई और मैथ मतलब नहीं आता। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर एक उसमें परफेक्ट हो। मेरा जो डीआई है और जो मैथ है वो वीक है, तो मैंने डीआई और मैथ को साइड कर दिया था और मैंने अपना जो सेकंड पेपर है हिंदी उस पर मतलब अपनी जान झोंक दी थी। तो मैंने मतलब कहते हैं कि डीआई और मैथ के बगैर बच्चा क्या नहीं कर सकता, जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकता, बट मैंने डीआई और मैथ को साइड किया और डीआई और मैथ की जो कमी थी वो मैंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी की और मैंने जीआरएफ अवार्ड लेटर अपने हाथ में लिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, पीएचडी यानी कि रिसर्च स्कॉलर आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में मैंने बता दिया कितने उपन्यास लगे हुए हैं, आपके 13 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इन 13 उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है, सबसे पहले हम यही देखते हैं और ये उपन्यास कौन कौन से हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस से उठा लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इन कवियों को, जैसे कि आपके कवि यूनिट 5 है हिंदी कविता, उसमें आपकी जो कविताएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष आपसे क्रम से पूछ लिया जाएगा या फिर आपके जो कवि हैं वहां पर उनको जन्म से पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार से हिंदी उपन्यास है, उपन्यासकारों को जन्म पहले से बाद के क्रम में लगाइए या फिर इनके जो प्रकाशन वर्ष है उपन्यासों के इनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मैंने आपके सामने 2-3 क्वेश्चन डेमो के तौर पर रखे भी हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो सबसे पहले जो उपन्यास आता है आपके सामने वो कौन सा आता है, देवरानी जेठानी की कहानी। कब लिखा गया था, 1870 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है बेटा, जो कॉपी पेन है वो अपने साथ रखना है। परीक्षा गुरु 1882 में, गोदान 1936 में। देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखा था, पंडित गौरीदत्त ने। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। शेखर एक जीवनी भाग 1 आपके सिलेबस में लगा हुआ है, 1940 में प्रकाशन वर्ष और 1941 भी है। शेखर एक जीवनी भाग 1, इसके भाग 2 भी आता है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1944, बट आपके सिलेबस में ध्यान रखना है भाग 1 ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बाद आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है 1946 में। मैला आंचल 1954 में। झूठा सच यशपाल जी का है 1958 और 1960, यानी कि इसके 2 भाग आते हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया।
बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, दिया गया है राग दरबारी। राग दरबारी कब आता है? 1968 में राग दरबारी आता है। किसने लिखा है राग दरबारी? श्रीलाल शुक्ल ने। वैसे मैंने आगे सब कुछ एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूंगी, बट वर्बली मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। आपका बंटे 1971 में मनु भंडारी के द्वारा। मानस का हंस 1972 में किसने लिखा है? मानस का हंस अमृतलाल नागर ने। धरती धन ने अपना 1972 में जगदीश चंद्र। एक आते हैं जगदीश चंद्र माथुर, एक आते हैं जगदीश चतुर्वेदी और एक आते हैं जगदीश चंद्र। तो ये कौन से उपन्यासकार हैं आपके सिलेबस में? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी नहीं है। कौन से बताए हैं मैंने? जगदीश चंद्र। तमस आता है 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। और जिंदगी नामा 1979 में कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। ये टोटल कितने उपन्यास हैं आपके सिलेबस में? मैंने बता दिया 13 उपन्यास हैं। इन उपन्यासों को अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये सब मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहला उपन्यास आता है आपका पंडित गौरीदत्त। पंडित गौरीदत्त का कौन सा उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी। तो पंडित गौरीदत्त का जन्म कब हुआ था? 1836 में पंडित गौरीदत्त का जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा? देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 में लिखा गया था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनते हैं? एक एक जो मतलब पंक्ति है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो घोट कर पी लेना इस वीडियो को। आपके एग्जाम में अगर उपन्यास से क्वेश्चन बनेंगे, डीप में क्वेश्चन अगर बनेंगे, और आजकल एग्जामिनर बिल्कुल डीप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बस उपन्यास का नाम याद कर लिया, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष किसने लिखा है उसका प्रकाशन उसका जन्म वर्ष याद कर लिया, और आपने ये देख लिया कि इसमें ये पात्र है। नहीं, आपका अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब आपको जो उपन्यासों की भूमिका है उसकी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उपन्यास में जो दी गई हैं वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आता है समर्पित किसको है? ये सुरेश चंद्र को समर्पित है। आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को पंडित गौरीदत्त ने किसको समर्पित किया है? तो ध्यान रखना है बेटा, सुरेश चंद्र को यह समर्पित किया है। संपादक किसने किया था इस उपन्यास का? पुष्पपाल सिंह ने संपादन किया था। गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना और किस्सागो शैली में लिखा गया और इकहरी कथा कहा है। तो गोपाल राय ने, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बार बार बन चुका है कि देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? गोपाल राय ने माना है। ये आपके स्टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और नेट में तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है। बट अब एग्जामिनर एक कदम एडवांस चल रहा है, वो पूछ सकता है कि गोपाल राय ने जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को क्या कहा था? इकहरी कथा कहा था। किसको समर्पित है? सुरेश चंद्र जी को समर्पित है। और संपादक किसने किया था? पुष्पपाल सिंह ने किया था। तो पुष्पपाल सिंह और गोपाल राय, इन दोनों के नाम एग्जामिनर आपके ऑप्शन में दे सकता है। तो पहले तो आपको किस पर टिक करना है? गोपाल राय को। अगर गोपाल राय ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको किसके साथ जाना है? पुष्पपाल सिंह के साथ जाना है। इस पुस्तक के लिए पंडित गौरीदत्त को गवर्नर साहब बहादुर से 100 रुपए इनाम में मिले थे। जब आप इसकी भूमिका पढ़ते हैं उपन्यास की, उसमें स्पष्ट लिखते हैं गौरीदत्त जी कि मुझे इस उपन्यास के लिए जो गवर्नर साहब बहादुर थे उसने मुझे 100 रुपए इनाम दिए थे। चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई थी और कब आई थी? वो 24 जून 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त 100 रुपए इनाम। तो चिट्ठी नंबर कौन सी है? 2672 है। कब लिखी थी ये? 24 जून 1870 को ये चिट्ठी लिखी थी, और इस पुस्तक के अनुसार पंडित गौरीदत्त को 100 रुपए इनाम दिए जाते हैं। इसमें गौरीदत्त जी एक पंक्ति मतलब एक कविता की लाइनें देते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल जो मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। तो ये पंक्तियां उठाकर दे देगा एग्जामिनर, और आपसे पूछ लेगा कि ये किस उपन्यास से ये पंक्तियां ली गई हैं, किस उपन्यास की भूमिका से ये उठाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है वहां से ये पंक्तियां उठाई गई है। देवरानी जेठानी की कहानी, ये था आपका देवरानी जेठानी की कहानी। भूमिका के महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, बिल्कुल डीपली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए कहती हूँ क्लास को मिस नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आगे बात करें, दूसरा उपन्यास दिया गया है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? 1851 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही ये आते हैं। परीक्षा गुरु, इन्होंने उपन्यास लिखा 1882 में। परीक्षा गुरु अपनी भाषा में एक नई चाल की पुस्तक है।
लाला श्रीनिवास दास ने कहा है। पूछा गया क्वेश्चन है कि लाला श्रीनिवास दास ने अपने किस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक कहा है, तो ये कहा है परीक्षा गुरु को। बच्चन सिंह ने इसको क्या कहा है, संसारी वार्ता कहा है। अगर बच्चन सिंह ऑप्शन में नहीं है, नोट करना है बेटा कि बच्चन सिंह अगर ऑप्शन में नहीं है तो किस पर जाना है, आपको लाला श्रीनिवास दास के साथ जाना है, क्योंकि लाला श्रीनिवास दास और बच्चन सिंह दोनों ने इसको क्या कहा था, संसारी वार्ता कहा था। सज्जनों का कृपा अभिलाषी लाला श्रीनिवास दास दिल्ली। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जब आप इसकी भूमिका पढ़ते हो और भूमिका के बिल्कुल लास्ट में लिखा है सज्जनों का कृपा अभिलाषी, किसने कहा है, लाला श्रीनिवास दास ने। अब आपसे एग्जामिनर जगह पूछ सकता है और वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन जहां पर आजकल बच्चे की नजर नहीं जा रही, तो कहा लाला श्रीनिवास दास जगह कौन सी है, दिल्ली। परीक्षा गुरु उपदेशात्मक उपन्यास है। क्यों उपदेशात्मक उपन्यास है, क्योंकि इसमें जो ब्रिजमोहन है, इसमें ब्रिजमोहन है और जो ये इसके जो चापलूस मित्र होते हैं जैसे कि पुरुषोत्तम है और अन्य पात्र होते हैं इसके जो चापलूस मित्र, वो इसको क्या करते हैं, ठगते हैं, यानी कि इसकी जो सारी संपत्ति है वो चकाचौंध में क्या करवा देते हैं, उसकी बर्बाद करवा देते हैं। लेकिन ब्रज किशोर इसको क्या करता है, उसका मित्र इसको मतलब उससे बाहर निकालता है। बात करें आगे, सज्जनों का कृपा अभिलाषी किसने कहा है, लाला श्रीनिवास दास ने कहा है। परीक्षा गुरु उपदेशात्मक उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या माना है, शिक्षाप्रद उपन्यास मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के क्या कहते हैं इसके बारे में कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति के आक्रामक प्रभाव का एक और पुनर्जागरण की प्रक्रिया, तो दूसरी ओर परिणाम का प्रशिक्षण, इसका सबर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का पूरा प्रयास लेखक ने किया है। तो ये कोटेशन किसने बता रखी है बेटा, ये बताई है लाला श्रीनिवास दास ने। इसमें कुल कितने प्रकरण हैं, इसमें 41 प्रकरण हैं। आपसे पूछ सकता है कि इसमें अध्याय हैं, इसमें खंड हैं, इसमें प्रसंग है या प्रकरण है, तो ध्यान रखना है इसमें कितने प्रकरण हैं, 41 प्रकरण है। प्रकरण के ऊपर फोकस करना है कि इसमें 41 प्रकरण है, न कि 41 अध्याय, 41 खंड, 41 प्रसंग। क्या दिए गए हैं इसमें, 41 प्रकरण दिए गए हैं। मैंने 10 प्रकरण आपके सामने रखे हैं क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है उसमें जो प्रकरण दिए गए हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आप लोगों के लिए जो ये 10 प्रकरण है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, घोट कर पी लेना बेटा। आपके एग्जाम में 100% नहीं 200% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सौदागर की दुकान। दूसरा प्रकरण आता है अकाल में अधिक मास। तीसरा है संगति में फल, मित्र मिलाप, विषासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद और प्रबंध। अब आप लोग कहोगे मैम ये 10 हैं, हम कैसे याद करें। 10 नहीं बेटा, आपको 41 के 41 आप लोगों को याद करने हैं और याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा और बना है। अगर बच्चे के अंदर ये ललक है ना कि मुझे तो जेआरएफ पाना है तो वो याद करेगा बेटा। मैं अपनी बात करूं, मुझे 35 इसके प्रकरण बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद हो गए थे। कितने प्रकरण हो गए थे मेरे, 35 प्रकरण बिल्कुल टिप्स पे मैं इन मतलब इसके जो प्रकरण है 35 इनको बिल्कुल मैंने टिप्स के ऊपर याद कर लिया था। बाकी के जो पीछे के बचे थे 5-7 उनको मैंने, जो 6 बचे थे उनको मैंने अपने माइंड में एक तरह से कैच कर लिया था कि अगर ये 6 पीछे के बचते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इन 10 का ही क्रम पूछता है, बीच में से भी उठा लेता है एग्जामिनर और पूछता है कि इनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसलिए कहती हूं अगर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है तो ये 10 मैंने आपके सामने रखे हैं, यहां से पूछ लेगा, नहीं तो आपको 41 के 41 भी याद करने पड़ेंगे। आगे बात करें मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था और गोदान इन्होंने कब लिखा था, 1936 में लिखा था। 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। 1936 में ही कामायनी आई थी। 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें 36 अध्याय हैं। किसमें, गोदान में। गोदान कब लिखा गया था, 1936 में। अध्याय भी कितने हैं, 36। गोदान की पूर्व पीठिका प्रेम आश्रम को कहा
जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये आप सब जानते हैं। और गोदान की पूर्व पीठिका इसी उपन्यास को कहा गया है। इसमें एक गीत आता है बेटा, जो ये गोदान उपन्यास है, पढ़कर देखना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा। बहुत ही अच्छा उपन्यास, मार्मिक उपन्यास है। इसमें जो पूरा उपन्यास है, इसमें सिर्फ एक गीत आता है, और वो गीत कौन गाता है? होरी के द्वारा यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। तो ये गीत कौन गाता है? ये गीत होरी के द्वारा गाया जाता है। अब पूछ लेगा कहां से, कौन से अध्याय में ये गीत है? तो ये 23वां अध्याय है, उस अध्याय में ये गीत गाया गया है। क्या समझते हो कि गोदान जो उपन्यास है, पूरे उपन्यास में सिर्फ एक गीत आया है। किसके द्वारा गाया गया है? वह गीत होरी के द्वारा। कौन से अध्याय में गाया है? 23वें अध्याय में। और गीत कौन सा है? हिया जरत रहत दिन रैन। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ये गीत किसने गाया है, अब ये पूछेगा कि कौन से अध्याय में ये गीत आया है। वैसे ये गीत पूछ लिया गया है कि ये किस उपन्यास से ये गीत लिया गया है। उस टाइम पर ये बहुत ही डीप क्वेश्चन बना था, लेकिन अब बच्चा इसको रट चुका है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? अध्याय को उठाएगा और पूछेगा कि गोदान उपन्यास में होरी के द्वारा यह गीत कौन से अध्याय में गाया गया है? तो ये 23वें अध्याय में गाया गया है। इसलिए कहती हूँ कि आपको एग्जामिनर के माइंड सेट को देखते हुए एक कदम आगे अपनी तैयारी करनी है। अगर आप एस्टेट की तैयारी करते हो तो आपको पीजीटी लेवल की तैयारी करनी है। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हो तो आपको मतलब हायर लेवल की तैयारी करनी है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा नेट निकल जाएगा, तो नेट के लिए आपको जेआरएफ तक की तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जाकर तब आपका क्या निकलेगा? नेट निकलेगा। और जेआरएफ के लिए तो पता नहीं कितना हार्ड वर्क रातों से दिन से लड़ना पड़ता है। ये मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ। इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर ललक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर ललक है कुछ पाने की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। चौथा उपन्यास कौन सा दिया गया है? अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? सॉरी, शेखर एक जीवनी कब अज्ञेय का जन्म कब है? 1911 में। शेखर एक जीवनी कब आता है? 1940 में। पहला भाग है उत्थान और दूसरा भाग है संघर्ष। ऊपर जब मैंने आपको प्रकाशन वर्ष करवाया, वहां पर 40 भी बताया था और 41 भी बताया था। तो दोनों प्रकाशन वर्ष याद करने, अगर 40 है तो 40 के साथ, 41 है तो 41 के साथ। जो पहला भाग है उसका नाम क्या है? उत्थान है। और दूसरा भाग है उसका नाम क्या है? संघर्ष है। यह उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। इसको लिखने में 10 वर्ष लगे। तो जो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसको लिखने में लेखक को कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लगे। लेखक अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। किसको मानते हैं? इसमें जो शेखर नाम का पात्र दिया गया है, उसको लेखक क्या मानता है? अपने युग और समाज का प्रतिबिंब, यानी कि उसकी छाया कहीं ना कहीं लेखक मानता है। इसमें एक पंक्ति आती है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टा देता है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये वाली लाइन आपसे पूछी गई है और ये इस उपन्यास की भूमिका में ये पंक्ति दी गई है। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं इस उपन्यास की भूमिका में? कि भोगने वाले प्राणी और सज्जन करने वाले प्राणी, करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। किसने कहा है? ये टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया है। पहला भाग आता है, इसके 4 भाग आते हैं, जिसमें पहला है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। चारों आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर क्रम से पूछ लेगा कि पहले से बाद के क्रम में इनको लगाइए। तो ऊषा और ईश्वर है, बीज और अंकुर है, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। दूसरा जो भाग आता है उसमें क्या आता है? फिर पुरुष और परिस्थिति आता है, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंजर। गुंजर ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग है। और रस्सियां कैसे आएगा? रस्सियां ऐसे आएगा। ठीक है, ये है गुंजर और ये है रस्सियां। तो धागे, रस्सियां और गुंजर चौथा भाग है।
अगले उपन्यास की तरफ चलते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा। कब लिखा था? 1946 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसमें कुल कितने उच्छवाच हैं? 20 उच्छवाच हैं। मैंने जो परीक्षा गुरु अभी बताया है उसमें क्या है? प्रकरण है। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या दिए गए हैं? उच्छ्वास दिए गए हैं। कितने उच्छ्वास हैं? 20। भूमिका किस नाम से लिखी है इन्होंने? निवेदन नाम से लिखी है। जैसे कि आप भूमिका पढ़ते हो, जब इस उपन्यास की आप भूमिका खोलते हो तो सबसे पहले आपको क्या शब्द देखने को मिलेगा? निवेदन। तो पूछ लेगा एग्जामिनर की जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है उसकी भूमिका किस नाम से लिखी गई है? निवेदन नाम से लिखी गई है। एक बार आपके एग्जाम में आपका बंटी उपन्यास की भूमिका पूछ ली गई थी कि जो जन्मपत्री बंटी के नाम से लिखी है या फिर किस, और 3 ऑप्शन थे कि किस नाम से लिखी है। तो जन्मपत्री बंटी की आगे आएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं ये हाईलाइट जो पॉइंट है इनको क्यों आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब ऐसे ही बनते हैं और बनेंगे। कथा जो विशाल भारत पत्रिका है उसमें प्रकाशित होने लगी थी। यानी बाणभट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्रिका में। विशाल भारत पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताना। श्री मोहन सिंह ने कहा न होता तो कहानी लिखी न जाती, कमल कुलश्रेष्ठ ने छपने में मदद की। यहाँ पर लेखक उपन्यासकार कुछ व्यक्तियों के नाम दे रहा है कि मोहन सिंह तो ऐसे व्यक्ति हुए हैं लेखक के सॉरी उपन्यासकार के जीवन में कि ये उपन्यास लिखा ही न जाता अगर मोहन सिंह ने न कहा होता तो। और कमल कुलश्रेष्ठ ने छपने में मदद की। शांति निकेतन कृपाल सिंह ने जिल्द आकार दिया, पर वह मूर्ति का चित्र ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग उदयगिरी ने दिया। इस उपन्यास को जब आप देखते हो तो इस उपन्यास के कवर पेज पर ही ब्रह्म मूर्ति का चित्र दिया गया है। तो वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? उदयगिरी के द्वारा वो चित्र बनाया गया है। और इसका जो जिल्द आकार दिया है वो किसने दिया है? शांति निकेतन कृपाल सिंह ने दिया है। यहाँ पर 4 नाम आए हैं, मोहन सिंह, कमल कुलश्रेष्ठ, शांति निकेतन और उदयगिरी। तो मोहन सिंह ने क्या कहा था कि लेखक उपन्यासकार कहते हैं कि अगर मोहन सिंह ने कहते तो मैं ये उपन्यास नहीं लिखता। लेखक ने लिख तो लिया लेकिन छपने में मदद फिर किसने की? कमल कुलश्रेष्ठ ने की। फिर इसको जिल्द आकार किसने दिया? शांति निकेतन कृपाल सिंह ने। और इसके ऊपर जो कवर पेज है ब्रह्म मूर्ति का जो चित्र बनाया गया है वो किसने बनाया था? उदयगिरी ने बनाया था। यह उपन्यास 3 भागों में विभक्त है। अब आप लोग कहोगे मैम पहले आपने बता दिया इसमें 20 उच्छवाच है और अब आप बता रहे हो कि ये 3 भागों में विभक्त है। दोनों में डिफरेंस है बेटा, समझाती हूँ कैसे। देखो ऊपर तो बताया है कि इसमें 20 उच्छवाच है। 20 उच्छवाच का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले में भटिनी है, सबसे पहले तो बाणभट्ट इसमें आते हैं। पहले अध्याय में बाणभट्ट के बारे में बता दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। दूसरे में भटिनी के बारे में बता दिया। जो तीसरा फिर उच्छवाच आता है उसमें निपुणिका के बारे में बता देते हैं। चौथा जो भाग आता है उसमें अलग अलग जो पात्र दिए गए उनके बारे में बता दिया। लेकिन ये उच्छवाच है यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इसमें कथामुख दिया गया है, फिर इसकी मूल कथा है और लास्ट में क्या है? इस उपन्यास में उपसंहार दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो 3 भागों में विभक्त है, या फिर पूछ सकता है कि कौन से उपन्यास में उपसंहार दिया है। तो ये दिया है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। तीनों पॉइंट याद रखने हैं। उपन्यास की जो मूल कथा है उससे पहले कथामुख आता है, कथामुख आता है और उपन्यास के बिल्कुल लास्ट में जब मूल कथा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या आता है? उपसंहार आता है। याद कैसे करोगे? मान लीजिए आपके सामने ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको आप क्या मानो? मूल कथा मानो। मूल कथा को आप बीच में रखो, आगे रखो आप कथा मुख और पीछे रखो आप उपसंहार। मिस कैथराइन को जिसको लेखक प्यार से दीदी कहता था वह ऑस्ट्रिया इसी परिवार की कन्या थी। इसमें एक मिस कैथराइन नाम करके एक लेडीज आती है जो 60 या 65 वर्ष की बताई गई है। इसमें लेखक इसको प्यार से क्या कहता है? दीदी कहता है। वैसे ये क्या है? इनकी दादी, रियल दादी नहीं है ये, मतलब लेखक क्या मानता है? इनको दादी मानता है। और जो ये जो मिस कैथराइन है लेखक इनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्यार से लेखक इनको क्या कहता है? दीदी कहता है। और ये कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया के ईसाई परिवार की क्या थी? ये कन्या थी।
आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करें, फणीश्वरनाथ रेणु का आता है मेला आंचल कब लिखा गया था? 1954 में। रेणु जी का जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसके दो भाग आते हैं, जो पहला भाग आता है उसमें 44 अध्याय है और दूसरा भाग आता है उसमें 23 अध्याय है। तो टोटल कितने अध्याय हो जाते हैं? टोटल 67 अध्याय हो जाते हैं। या तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि मेला आंचल में कितने अध्याय हैं टोटल, तो 67 बताने हैं। अगर पहले भाग में पूछ लेता है तो 44 और दूसरे भाग में पूछता है तो 23 अध्याय बताने हैं। इसके बीच में 1942 के प्रसंग भी आए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है जो 1954 में लिखा गया, बट इसके बीच में 1942 के प्रसंग भी आए हैं। इसमें जो बावन दास है वो गांधीवाद का प्रतीक है। इसमें संथाल जनजाति का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से उपन्यास में संथाल जनजाति का वर्णन है, तो ये है आपके मेला आंचल में। जो बावन दास होता है वो गांधीवाद का यहाँ पर प्रतीक है। इसमें मलेरिया केंद्र की जमीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल था, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर प्रशांत होते हैं वो मतलब रिसर्च करने के लिए इस गांव में आते हैं। तो मलेरिया का जो केंद्र होता है उसकी जमीन का क्षेत्रफल कितना बताया है? 1 एकड़ 10 डेसिमल इसकी जमीन का क्षेत्रफल बताया है। इसमें गांव कौन सा आता है? मेरीगंज इसमें गांव आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो वैसे भी आपका जो हिंदी सब्जेक्ट कॉमन कहीं पर आपका पेपर होता है हिंदी से संबंधित, तो मेला आंचल का गांव और एक शिवपालगंज का गांव, ये दोनों उपन्यासों सॉरी आपका कौन सा उपन्यास आता है? शिवपालगंज राग दरबारी के केंद्र में है और जो मेरीगंज है वो मेला आंचल के केंद्र में है। तो इन दोनों उपन्यास के आपसे गांव पूछे जाते हैं कि किस उपन्यास में कौन सा गांव है, तो ध्यान रखना है मेला आंचल में क्या है? मेरीगंज, और राग दरबारी में क्या है? शिवपालगंज। इस उपन्यास का जो पहला खंड है इस उपन्यास में बताया गया है कि जो पहला खंड है उसके कौन कौन से खंड में क्या आता है। जो 11वां खंड है उसमें श्रृंगा सदा बिजर की क्या है? कथा है। 27वां जो खंड है उसमें पंत की कविता का जिक्र आया है। 36वां अध्याय है उसमें हंस कुमारी तिवारी की कविता है। पंक्ति दी गई है कि दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। और 37वां जो अध्याय है उसमें इंदर को रिझाने पर महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? जाट जटिनी गीत गाती हैं। ये गीत आपसे पूछा गया है कि कौन से उपन्यास में जाट जटिनी गीत आया है, तो याद रखना है दोस्तों मेला आंचल में। और 39वां जो अध्याय आता है उसमें हरगोरी मारा जाता है। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, खंड रखे हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो खंड आता है उसके 18वें जो खंड है उसमें क्या हो जाता है? महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र आया है। और 20वां जो अध्याय है उसमें नागर नदी का वर्णन है और ये नागर नदी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र इसमें किया गया है। तो कौन सी नदी आती है बेटा? नागर नदी आती है। और नागर नदी जो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा होने का यहाँ पर जिक्र है। कौन से अध्याय में? आपके जो मेला आंचल है उसके दूसरे खंड के 20वें अध्याय में। इस उपन्यास में जो बलदेव नाम का पात्र है, बालदेव है, बलदेव नहीं है भाई, ये बालदेव। बालदेव क्या गाता है? कबीर की रचना बीजक पढ़ता है। एक मठ है इस उपन्यास में, जब आप पढ़ते हो तो इसमें एक मठ दिखाया गया है जहां पर लक्ष्मी है, बालदेव है, ये सब पात्र होते हैं। तो बालदेव कौन सा पढ़ता है? कौन सी रचना पढ़ता है? बीजक। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें यशपाल। यशपाल जी का है झूठा सच कब आया था? 1958 में। यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में। तो पहला भाग है वतन और देश और दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो पहला भाग कब आता है? वतन और देश 1958 में, जिसमें यथार्थ का वर्णन है। और दूसरा भाग आता है 1960 में, देश का भविष्य है, जिसमें कल्पना का वर्णन किया गया है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि मैं इसका यशपाल जी का जो उपन्यास है झूठा सच, उसमें कौन से भाग में कल्पना का वर्णन है और कौन से भाग में यथार्थ का वर्णन है। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो तो लेखक ने पहले वाले भाग में दिखाई है, जिसका नाम क्या है? वतन और देश। और जो कल्पना का प्रयोग जब लेखक करता है, उपन्यासकार करता है, तो वो कौन सा है? देश का भविष्य। इसमें कुल कितने प्रसंग आते हैं? इस उपन्यास में 19 प्रसंग आते हैं। जहां पर मैं प्रकरण बोल रही हूँ, जहां पर उछवाच बोल रही हूँ, जहां पर प्रसंग बोल रही हूँ, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये पॉइंट बिल्कुल आपको माइंड में बिठाने हैं कि कौन से उपन्यास में प्रसंग है, कौन से उपन्यास में अध्याय है, कौन से उपन्यास में प्रकरण है, कौन से उपन्यास में उछवाच है।
यशपाल इस उपन्यास की भूमिका में क्या कहते हैं कि सच को कल्पना से रंग कर इस जन समुदाय को सौंप रहा हूं, और जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जाएगी कि सच को कल्पना से रंग कर इस जन समुदाय को सौंप रहा हूं, जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। आगे बात करें, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास आता है मानस का हंस। तुलसीदास के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया है। कब लिखा था? 1972 में। अमृतलाल नागर जी का जन्म 1916 में हुआ था। भूमिका किस नाम से लिखी है? आमुख नाम से इसकी भूमिका लिखी है। आपने पढ़ा था बाण भट्ट की आत्मकथा, उसकी भूमिका किस नाम से लिखी गई थी? निवेदन नाम से। यहाँ पर आता है मानस का हंस, भूमिका किस नाम से लिखी गई है? आमुख नाम से। फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के संपर्क में आकर इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जगा। बाण भट्ट की आत्मकथा जब उपन्यास हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, लेखक उपन्यासकार क्या बताते हैं कि मोहन सिंह अगर मुझे न कहते तो शायद मैं ये उपन्यास न लिखता। और इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी क्या कहते हैं कि महेश कौल के संपर्क में जब मैं आया, तब मैंने इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। तुलसी के संघर्ष भरी झलक, कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका, इन 3 पुस्तकों से मैंने तुलसी के जो संघर्ष भरी कथाएं हैं मैंने इस उपन्यास में दी हैं। राजापुर को जन्म स्थान माना। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास के जन्म को लेकर विवाद है। जैसे सूरदास के जन्म को लेकर विवाद है, उसी प्रकार तुलसीदास के जन्म को लेकर विवाद है। कोई तो राजापुर जिला बांदा मानता है और कोई मतलब कहीं और जगह पर मानता है। तो राजापुर जिला जो बांदा लेखक ने यहाँ पर उपन्यासकार ने जो दिया है, यहाँ पर लेखक ने प्रामाणिकता भी मतलब उचित ठहराया है कि मैंने किस आधार पर इस उपन्यास में राजापुर को जन्म स्थान माना है। तो बताते हैं कि माता प्रसाद गुप्त और उदय भानु के तर्कों से प्रभावित होकर मैंने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कौन सा माना है? राजापुर माना है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 जून 1971 को मैंने ये उपन्यास अयोध्या में लिखना आरंभ किया। 23 मार्च 1972 को लखनऊ में समाप्त किया। दोनों जगह याद रखनी है, दोनों डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी। 4 जून 1971 को अयोध्या में तो मैंने इसको शुरू किया है और 23 मार्च 1972 को लखनऊ में इसको मैंने समाप्त किया है। इस उपन्यास को लिखते समय प्रेरणादायक पत्र डॉक्टर रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के मिलते रहे। तो लेखक को समय समय पर किसके प्रेरणादायक पत्र मिलते रहे? डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आया है और नरेंद्र शर्मा का नाम आया है। यहाँ पर 5-6 अपने हमारे जो हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, आलोचक हैं, उनके नाम आते हैं। एक तो नाम आया है माता प्रसाद गुप्त, दूसरा नाम आया है उदय भानु, तीसरा आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा और चौथा आता है नरेंद्र शर्मा। आगे और 2 नाम आते हैं कि ऐतिहासिक ढांचा बनाने में मदद राहुल सांकरत्यायन की रचना अकबर और मोती चंद्र की रचना काशी का इतिहास से मैंने मदद ली है। यानी कि आप जब उपन्यास को पढ़ते हो तो इसका जो ऐतिहासिक ढांचा है उसके लिए मैंने राहुल सांकरत्यायन की पुस्तक पढ़ी है अकबर और मोती चंद्र की रचना काशी के इतिहास को पढ़ा, तब मैंने इस उपन्यास की जो ऐतिहासिक ढांचा है वो बनाया है। किसने? लेखक ने। नाम क्या है? अमृतलाल नागर। जन्म कब हुआ था? 1916 में। और ये उपन्यास कब आता है? 1972 में ये उपन्यास आता है। अगले उपन्यास की बात करते हैं तमस। तमस किसने लिखा है? भीष्म सहानी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। कब लिखा था? 1973 में लिखा था। भीष्म सहानी का जन्म 1915 में हुआ था। इसमें 2 खंड आते हैं। पहला जो खंड है उसमें शहरी परिवेश का वर्णन है जिसमें 13 प्रसंग दिए गए हैं। दूसरा जो खंड है उसमें गांव का वर्णन है और 8 प्रसंग इसमें आए हैं। यानी कि 13 प्रसंग तो आपके पहले खंड में हो जाते हैं और 13 के बाद यानी कि 14 से 21 तक कौन से प्रसंग कौन से में है? इसमें गांव का जो वर्णन है दूसरे खंड में उसका वर्णन है। तो पहला जो खंड है उसमें शहर का वर्णन है और दूसरा जो खंड है उसमें गांव का वर्णन है। पहले खंड में जो शहर का वर्णन है उसमें कितने प्रसंग है? 13 प्रसंग है और गांव का जो वर्णन है उसमें कितने प्रसंग है? 8 प्रसंग आए हैं।
तमस दिल्ली में लिखा गया। दिल्ली एक जगह और नाम आया है। सज्जनों का कृपा अभिलाषी कौन? लाला श्रीनिवास दास दिल्ली। यहाँ पर भी क्या जगह आई? कौन सी जगह आई है? दिल्ली। तमस दिल्ली में लिखा गया। समर्पित किसको है? बलराज साहनी को ये समर्पित है। इसमें पंजाब के 5 दिन की कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस उपन्यास में पंजाब के 5 दिन की कहानी को लेकर लिखा गया उपन्यास है? तो कौन सा है? तमस। तमस का अर्थ ही क्या होता है? अंधेरा। 1986 में गोविंद निहलानी ने इसके ऊपर फिल्म बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिन की कहानी बताई है। तो कौन से दंगे आए हैं 1947 के? कौन सा महीना है? मार्च और अप्रैल का। और कौन से दंगे बताए हैं? भीषण सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर लेखक ने बताए हैं। भूमिका में लिखते हैं कि कब मुंबई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि इन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना आरंभ किया। सचमुच अचानक ही हुआ। जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की तरफ चला गया और विचार आया भिवंडी नगर कहां पर बताते हैं? ये आत्मकथा है इनकी, आज के अतीत में ये बताते हैं। इस उपन्यास का जब आप पीछे का कवर देखते हो, बुक का जो कवर पेज है उस पर बिल्कुल साफ दिखाया गया है ये सब, और वहां पर बताया गया आत्मकथा आज के अतीत। अगला उपन्यास आता है राग दरबारी। किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। कब लिखा था? 1968 में। 1964 में ये शुरू हुआ, 1967 में समाप्त, 1968 में प्रकाशित, 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में। सभी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक को भी आप मिस नहीं कर सकते। 1964 में शुरू होता है, 67 में समाप्त करते हैं, 68 में प्रकाशित होता है, 69 में इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, 86 में फिर दूरदर्शन के ऊपर धारावाहिक के रूप में आता है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। किसने माना है? ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। इसमें कुल कितने अध्याय आए हैं? इसमें 35 अध्याय आए हैं। जो आपने गोदान पढ़ा था उसमें कितने अध्याय हैं? 36, लेकिन इसमें कितने अध्याय हैं? 35 अध्याय हैं। गांव कौन सा है? शिवपालगंज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गोपाल राय इसके बारे में क्या कहते हैं कि गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है। गोपाल राय क्या कहते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कस्बा नुमा गांव सीपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट रही है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेटा आप लोगों के लिए। अगला उपन्यास आता है कृष्णा सोबती। जन्म कब है? 1925 में। जिंदगी नामा कब लिखा था? 1979 में लिखा था। इसमें कुल 62 दृश्य दिए गए हैं और चित्रात्मक शैली में ये उपन्यास लिखा गया है। मैं अपनी बताऊं तो बेटा मैंने इस उपन्यास को बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि इस उपन्यास की जो भाषा है वो ज्यादातर पंजाबी टाइप में दी गई है। मतलब इसकी भाषा मुझे बहुत कठिन लगी, इसलिए मैंने इस उपन्यास को बिल्कुल स्किप कर दिया था। इसमें जो गीत आए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, किस किस के द्वारा कौन कौन से गीत गाए गए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के 4-5 गीत बस मैंने वही याद किए थे। और बाय लक मेरे एग्जाम में वही जो गीत हैं देखने को मिले थे। तो इस कारण मेरा जो क्वेश्चन है वो उपन्यास से गलत नहीं हुआ था। कौन सी उपन्यास है? कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो इस उपन्यास के बारे में मैं आपको जब क्लास करवाऊंगी तब बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। बस इतना याद रखना है कि कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास प्रकाशन कब है? 1979। कितने दर्शे हैं? 62 दर्शे और चित्रात्मक शैली में लिखा गया था। अगला उपन्यास आता है मनु भंडारी का आपका बंटी। 1971 में ये उपन्यास लिखा था और किसको समर्पित है? राजेंद्र यादव को ये उपन्यास समर्पित है। राजेंद्र यादव कौन थे बेटा? ये थे मनु भंडारी के पति। धर्मयुग पत्रिका में ये पहले छपा था। धर्मयुग पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? एक आया है विशाल भारत पत्रिका, एक आया धर्मयुग पत्रिका। कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पत्रिकाएं किसके द्वारा निकाली गई थी। इस उपन्यास में 16 परिच्छेद आते हैं। भूमिका किस नाम से? जन्मपत्री बंटी की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जन्मपत्री बंटी के नाम से क्या है इस उपन्यास की भूमिका है। और बांकुरा जगह की एक सांझ थी, तो जगह कौन सी आती है? बांकुरा जगह। मनु भंडारी लिखती हैं कि वस्तुतः उपन्यासकार के लिए प्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू
हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि किस उपन्यास की भूमिका में ये सब बातें कही गई हैं, तो ये कही गई हैं आपका बंटी उपन्यास में। पढ़ के देखना, बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। जगदीश चंद्र माथुर, सॉरी जगदीश चंद्र, क्या है जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र का है धरती धन्य अपना, कब लिखा गया था 1972 में। 1972 में ही कौन सा आता है, मानस का हंस कब आया था 1972 में, और 1972 में ही धरती धन्य उपन्यास आता है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 49 अध्याय हैं। गांव कौन सा है, घोड़ेवाहा गांव है जो होशियारपुर पंजाब में है। आगे देखें समर्पित किसको है, ये सोम आनंद जी को समर्पित है। भूमिका किस नाम से लिखी है इन्होंने, मेरी ओर से। तो सॉरी जो जगदीश चंद्र जी हैं इन्होंने उपन्यास की भूमिका किस नाम से लिखी है, धरती धन्य उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से। मेरा यह उपन्यास है अपनी किशोर अवस्था की कुछ ऐसी अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छपी एक अदम्य वेदना की उपज है। ये लेखक ने इसकी भूमिका में कहा है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में बना है और आगे भी बनेगा, तो ध्यान रखना है ये किस में कहा है लेखक ने, धरती धन्य ने अपना उपन्यास में जगदीश चंद्र जी ने कहा है। आगे क्या बताते हैं इसकी भूमिका में कि नाना जी की जमीन हरिजन जोतता था, भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वाला, जिस भूमि पर वे रहते हैं जिनको जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्पर में भी वे रहते हैं उन कुछ भी उनका नहीं है। इन बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना में अपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प किया। इन हरिजन के जीवन की कटुताओं को स्वयं नहीं भोगा, लेकिन लेखक ने इसमें जो हरिजन है उनका वर्णन किया है। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास दलित उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है बेटा, धरती धन्य अपना। लेखक दलित उपन्यासकार नहीं है, लेकिन जो इन्होंने ये उपन्यास लिखा है धरती धन्य अपना, ये क्या है, एक दलित उपन्यास है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे मैंने डेमो के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा कि कथा मुख, मैंने बताया था ना कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है बीच में क्या आती है, बीच में आती है इसकी क्या बताई गई है, मूल कथा। मूल कथा इसके बीच में आती है। पहले क्या आता है, कथामुख, उसके बाद आती है मूल कथा, और लास्ट में फिर क्या आता है, उपसंहार। तो उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी, स्वीडन की, इटली की, बेल्जियम की, या फिर ऑस्ट्रिया की। तो अभी बताया है मैंने, मिस कैथराइन कहाँ की निवासी थी, ऑस्ट्रिया की निवासी थी। तो देख लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राग दरबारी कब आता है, 1968 में। मैला आंचल कब आया था, 1954 में। आपका बंटी कब आता है, 1971 में। मानस का अंश 1972 में। और झूठा सच कब आता है, 1968। कब आता है झूठा सच, 1958 और 1960 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यानी कि आपका सबसे पहले आएगा कौन सा आता है, आपका सबसे पहले आपका आता है मैला आंचल, बी, उसके बाद क्या आता है ई, उसके बाद आता है आपका ए, फिर कौन सा आता है आपका सी, और उसके बाद आता है डी। तो देखते हैं कौन से उपन्यास में बी, कौन से ऑप्शन में बी ई ए सी डी है, बी ई ए सी डी। तो अब देखते हैं किसी के ऑप्शन में बी ई ए सी डी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ था बेटा, ड्रॉप हुआ था। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था, क्योंकि किसी ऑप्शन में इनका क्रम सही नहीं दिया गया। मैंने यहाँ पर नोट भी दिया है कि सही क्रम क्या है, बी ई ए सी डी। मैंने प्रकाशन वर्ष आपको लिखकर बता दिए हैं, और किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं था, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था। सब बच्चों को इसके मार्क्स मिले थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानस का हंस उपन्यास की रचना अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों के सहयोग लिया है। यानी कि जो मानस का हंस उपन्यास है उसको लिखने के लिए अमृतलाल नागर जी ने किन पुस्तकों का सहारा लिया है, आपसे ये पूछा गया है। तुलसी काव्य मीमांसा है, तुलसी आधुनिक वातायन से है, लोकवादी तुलसीदास है, काशी का इतिहास है, या अकबर है। तो अकबर रचना आई थी ना, इसमें किसने लिखी, राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये ऑप्शन होगा। काशी का इतिहास नाम याद नहीं आ रहा, ये भी रचना मैंने बताई थी कि जो ऐतिहासिक ढांचा जो लेखक ने लिया है वो इन दो पुस्तकों से लिया है। तो डी भी आएगा।
और ए भी आएगा। ए क्यों आएगा? क्योंकि जो उदय भानु है उनकी रचना कौन सी है? तुलसी काव्य मीमांसा, तो ए भी आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए, डी और ई है। किस ऑप्शन में ए, डी और ई दिया गया है? ए, डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पर सही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी बेटा आप लोगों के उपन्यास के ऊपर पूरी क्लास है, जिसमें मैंने मोटे-मोटे नहीं बिल्कुल डीप में आपको बता दिया है कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो भूमिका की जो मेन हाइलाइट है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं पर कुछ भी कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूं। तो मिलती हूँ आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।